आपका फिर से हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म फॉर SST स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर पढ़ेंगे। सिविक्स का पहला चैप्टर है। नाम है उसका डेमोक्रेसी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे कैसे जो डेमोक्रेसी है वो इवॉल्व हुई, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ वर्ल्ड की वेरियस कंट्रीज में। तो इसमें हम आगे चलने से पहले ये आज का जो ट्रेंड है उसके बारे में सीख लेते हैं। आज के ट्रेंड की यदि हम बात करें तो दुनिया की जितनी भी कंट्री हैं उसमें से मोर देन हाफ यानी आधे से ज्यादा जो कंट्री हैं वो आज क्या है, डेमोक्रेटिक। वो सारी क्या है, आधे से ज्यादा क्या है, डेमोक्रेटिक। और इनका जो डेमोक्रेसी का जो एक्सपेंशन हुआ है वो इतना आसान नहीं था। एक्सपेंशन जो था वो इतना सीधा और इतना स्मूथ नहीं था। उसमें वेरियस तरह की प्रॉब्लम लीडर्स जिन्होंने इसको लीड किया उनको सहन करना पड़ा। और इसमें दुनिया भर के अप्स एंड डाउन आए। दुनिया भर के क्या है, अप्स एंड डाउन। तो वो कौन कौन से अप्स एंड डाउन्स थे वो हम सीखेंगे। और आज भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से डेमोक्रेटिक कंट्री में बदलने का जो ट्रेंड है वो अभी भी जारी है। तो इतना तो सब हमने आज का ट्रेंड जो है वो सीखा, लेकिन हमने इसमें एक बेसिक चीज नहीं सीखी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, जो कि हमारा सबसे पहला वर्ड है। डेमोक्रेसी की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बहुत ही फेमस इसकी डेफिनेशन है, अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी ऐसा कोई गवर्नमेंट सिस्टम जो कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन हो, उसको बोलेंगे डेमोक्रेसी। दूसरे शब्दों में याद रखना, ये फेमस ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल दी गई थी किसके द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा। दूसरे अर्थों में इसको देखें तो डेमोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं या जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो इलेक्ट की जाती है पीपल्स के द्वारा। यानी पीपल्स का डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। कैसा पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव। तो ये था हमारा डेमोक्रेसी के बारे में। फर्दर हम मूव करेंगे, ट्रेंड मैंने आपको बता दिया। अब इस दौरान हम ये डिस्कस करेंगे कि हम सभी जो वेरियस कंट्री हैं उनके बारे में तो सीख नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के साथ हम उन कंट्रियों को भी लोकेट करेंगे वर्ल्ड मैप पर। तो आप उनको बिल्कुल लोकेट करना अपने वर्ल्ड मैप पर और उनको समझने की कोशिश करना। तो जो ट्रेंड था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा डिस्कशन रहेगा किसका, चाइल या चिली। चिली बेसिकली है कहां, पहले मैं उसका लोकेशन आपको बता दे रहा हूं। चिली साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, बेसिकली हमारे यहाँ 7 कॉन्टिनेंट है, उनके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो 7 कॉन्टिनेंट में से एक है
साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, मैं लोकेशन बता दे रहा हूं कि चिली की लोकेशन कहाँ, ताकि आप अच्छे से उसको कोरिलेट कर सकें। देखो ये आपके सामने मैप है साउथ अमेरिका, ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये कंट्री बिल्कुल पैसिफिक ओशन के टच में। अर्जेंटीना, ये इधर अर्जेंटीना है, ऊपर इसका पेरू है, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ये सब है, ब्राजील, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे। तो हम चिली के बारे में सीख रहे हैं। चिली जो है या चाइल जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो पहले तो आपको इसकी लोकेशन क्लियर होनी चाहिए थी। अब फर्दर हम मूव करते हैं, क्या हुआ, यहाँ की घटना क्या हुई। तो यहाँ की घटना ये कि यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे 1960s में। 1960s में वहां के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था सैल्वाडोर एलेंडी। ये वहां के प्रेसिडेंट थे, और ये जो प्रेसिडेंट थे वो वहां जनता के द्वारा चुने गए थे, यानी इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे ये। इनको वहां की जनता ने क्या हुआ था, चुना था। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे, चिली के। और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, जिस पार्टी की ये लीडर थे उस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइल। ये पार्टी का नाम था, इनकी पार्टी का नाम था, ये इसके लीडर थे और ये चिली के प्रेसिडेंट थे। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट थे ये जनता के द्वारा चुने गए थे, यानी वहां क्या थी, डेमोक्रेसी। और इन्होंने क्या किया था, 1970s में जब इलेक्शन हुए तो कोएलिशन किया था वेरियस जो पार्टी थी वहां। जैसे हमारे यहाँ भी कई पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसीपी है, बीएसपी है। तो ये सारी पार्टियां क्या होती हैं, कई बार यदि फुल मेजोरिटी नहीं, ये मेजोरिटी का कंसेप्ट हम आगे सीखेंगे। तो कोएलिशन में क्या होता है कि गठबंधन होता है। गठबंधन क्या होता है, जब एक पार्टी को यदि पूर्ण बहुमत ना मिले, मेजोरिटी ना मिले, तो फिर सरकार बनाने के लिए कई पार्टियां आपस में मिलकर क्या करती हैं, कोएलिशन। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे किसी कंट्री में 100 सीट है, 100 पार्लियामेंट की सीट है। 100 जब पार्लियामेंट की सीट होंगी तो सीधी सी बात है कि मोर देन हाफ, यानी आधे से ज्यादा जिसके पास सीट होंगी वो सरकार बनाएगा। तो जैसे किसी के पास 51 सीट ना है एक दल के पास, तो ये 51 जो सीट है ये कई 1 + 2 + 3 3-4 लोग मिलकर, 3-4 पार्टी या एक से अधिक पार्टी मिलकर क्या कर सकती हैं, कोएलिशन। तो इसको बोलते हैं कोएलिशन। तो 1970s में कोएलिशन बनाकर सैल्वाडोर एलेंडी जो थे वो क्या बने, प्रेसिडेंट। और ये थे कैसे, डेमोक्रेटिक। अब चूंकि ये डेमोक्रेटिक पॉलिसी को फॉलो करते थे, डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था थी, सिस्टम था, उसको फॉलो करते थे, तो ये जब राजा बने, जब ये प्रेसिडेंट बने, तब इन्होंने कई ऐसे स्टेप लिए, ऐसे कई पॉलिसी डिसीजन, ऐसे कई स्टेप्स लिए और ऐसे कई डिसीजन लिए जो कि किनको हेल्प करता था, पुअर और जो आपका वर्कर्स थे उनके लिए। वर्कर जो ग्रुप था जिनके पास किसी प्रकार की जमीन नहीं थी, उनको क्या करते थे, ये हेल्प करते थे। ऐसी पॉलिसी का निर्धारण, ऐसी पॉलिसी का फॉर्मेशन ये करते थे, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने गए थे तो जनता के वेलफेयर में ज्यादा काम करते थे। इसके अलावा और उन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने रिफॉर्म किया, किसमें, एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने रिफॉर्म किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया कि जो बच्चे थे ना उनके लिए फ्री मिल्क कर दिया था, कि छोटे जो बच्चे होंगे उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले। तो न्यूट्रिशन की संभावनाओं को देखते हुए, क्योंकि वहां लोगों को या बच्चों में कुपोषण का ज्यादा वो था, माल न्यूट्रिशन ज्यादा था, तो उसको काउंटर करने के लिए फ्री मिल्क कर दिया ताकि बच्चों को संपूर्ण पोषण मिले। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जितनी जो जमीन थी ना, लैंड,
चाइल्ड में जो जमीन थी उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि जैसे किसी एक आदमी के पास ज्यादा जमीन हुई, एक लैंडलॉर्ड है बड़ा, उसके पास बहुत सारी जमीन है और बाकी बहुत सारे वर्कर उसके पास यहाँ काम करते हैं, तो इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि ये जो इसके पास जो जमीन है ना, ये इन सब में डिवाइड कर दें। इन सब में क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो ये सारे तो इससे खुश होंगे, लेकिन ये जो आदमी है लैंडलॉर्ड है, रिच, ये अमीर होंगे, तो ये इनसे नाराज हो गए, ये इनसे नाराज हो गए। इसके अलावा और एक इन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेप क्या लिया कि जो विदेशी फॉरेनर जो कंपनी थी, फॉरेन की जो कंपनी थी, उनको मना कर दिया उन्होंने। वहां चिली में क्या कॉपर के स्टॉक पाए जाते हैं, कॉपर के स्टोर जो है वो बहुत है। कॉपर क्या करती थी, ये कंपनियां विदेशों से आती थी, वहां अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करती थी और वहां से कॉपर को एक्सप्लॉइट करके और अपने यहाँ लेके जाती थी। तो इन्होंने ऐसी पॉलिसी निर्धारण की कि विदेशी कंपनी कोई भी नहीं आएगी और यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगी। तो ये जो फॉरेनर जो कंपनी थी, ये ज्यादा कहाँ की थी? यूएसए की। ज्यादा कहाँ की थी? यूएसए की। तो मैं आपको फर्दर यूएसए का मैप भी दिखाऊंगा। तो इससे यूएसए भी इनसे नाराज हो गया। ये रिच जो लोग थे ये भी इनसे नाराज हो गए। और इन्होंने एक चीज और की थी कि जो धर्म से संबंधित जो चर्च के राइट्स थे, चर्च के कुछ अधिकार थे, उनको कम कर दिया था। तो चर्च के लोग भी इनसे नाराज हो गए। और इसके अलावा क्योंकि वहां डेमोक्रेटिक सरकार थी तो पार्टी ज्यादा थी, वहां एक से ज्यादा पार्टी थी। इनकी पार्टी का नाम सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली था। इसके अलावा और भी वहां पार्टियां थी, वो सब पार्टियां भी उनसे क्या हो गई? नाराज थी, क्योंकि अपोजिशन में है तो सीधी सी बात है कि नाराज होंगी। तो हुआ क्या, सितंबर 1973 में मिलिट्री कूप हो गया। देखो आप समझना इसको, मिलिट्री कूप क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मिलिट्री कूप, मिलिट्री तो आप समझ गए होंगे, सेना। कूप का मतलब है कि यदि कोई डेमोक्रेटिक प्रकार से या जनता का शासन चल रहा है, जनता के द्वारा चुनी हुई कोई सरकार अपना शासन चला रही है और वहां के जो मिलिट्री के अधिकारी हैं वो मिलिट्री की सहायता से उसका तख्ता पलट कर दे, तो उसको बोलेंगे कूप, मिलिट्री कूप। तो वहां 11 सितंबर 1973 को क्या हो गया? मिलिट्री कूप। मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा मिलिट्री कूप। तो मिलिट्री कूप जब हो गई तो इसमें हुआ क्या, सपोर्ट में इसकी सपोर्ट कौन कौन करेगा? वो सारे जो इनसे नाराज थे, जैसे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, चर्च के बड़े बड़े पादरी लोग, और यूएसए का बहुत बड़ा हाथ था। यूएसए ने मिलिट्री को बहुत बड़ी इकोनॉमिक सप्लाई दी थी, क्योंकि इकोनॉमी यूएसए बहुत बड़ी पावर था। तो इन्होंने क्या कर दिया, वहां तख्ता पलट कर दिया। अब तख्ता पलट करने से हुआ क्या, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, किनके? सल्वाडोर एलेंडे के, उनको अरेस्ट कर दिया गया। उन्होंने मना कर दिया था कि डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको क्या कर लिया? अरेस्ट कर दिया। अब आपको पता है कि सेनाएं सारी किसके अंडर में होती हैं? डिफेंस मिनिस्टर की। हमारे यहाँ भी तीनों जो सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और आपकी जल सेना, तो ये सारी एयरफोर्स हो गई, आपकी नेवी और आर्मी, ये तीनों किसके अंडर में है? डिफेंस मिनिस्टर की। तो डिफेंस मिनिस्टर को क्या कर लिया इन्होंने? अरेस्ट कर लिया। मिलिट्री ने इसके अलावा क्या किया, जो वहां के सी पोर्ट्स थे, सी पोर्ट यानी जो बंदरगाह थे, उन पर अधिकार कर लिया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो व्यापार होता था या दूसरे देशों से जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो कहां से होता था? सारा कॉन्ट्रैक्ट इससे होता था, सी पोर्ट से। तो उन पे अधिकार इन्होंने कर लिया। अब जो मिलिट्री के कमांडर्स थे उन्होंने सल्वाडोर से बोला कि आप रिजाइन करो, आप क्या करो? रिजाइन। लेकिन इन्होंने मना कर दिया। अब जब इनको मना कर दिया तो इनको क्या कर लिया फिर? हाउस अरेस्ट कर अपने घर में बंद कर दिया। अब एक चीज इसमें है कि जो मिलिट्री कूप हुआ था, इसमें बहुत से मिलिट्री के अधिकारी या एयरफोर्स के अधिकारी, इन्होंने ये जो मिलिट्री के जो अलग अधिकारी थे जिन्होंने कूप किया, उनका सहयोग नहीं किया था। उनमें से एक फेमस थे एल्बर्टो बेस्लेट। एल्बर्टो बेस्लेट, ये क्या थे? ये बहुत बड़े अधिकारी थे, किसमें? एयरफोर्स में। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि मैं तो जो हमारी डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था या सरकार है उसी के साथ रहूंगा।
तो इनको भी इन्होंने क्या कर दिया, जो मिलिट्री के अन्य अधिकारी थे उन्होंने बंद करके इनकी वाइफ को और इनकी बेटी को बंद कर दिया और उनको क्या किया, टॉर्चर किया। उनको क्या किया, टॉर्चर, इनको टॉर्चर किया। ठीक है, अब हुआ कैसे आगे, इतना सबको आपको समझ में आ गया कि कैसे मिलिट्री coup हुआ, इसके साथ क्या हुआ। अब जब इन्होंने मना कर दिया कि मैं रिजाइन नहीं दूंगा, इसके बाद जब इनको लगा कि हमारा देश बहुत बड़ी संकट में है, तो इन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया। पब्लिक को क्या किया, एड्रेस, क्योंकि ये पब्लिकली तो जा नहीं सकते थे, मीटिंग वगैरह तो कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने सहारा लिया रेडियो का कि, और रेडियो से इन्होंने अपने जो आइडिया थे, अपने जो विचार थे वो लोगों को भेजा। तो इससे मिलिट्री के अधिकारी और नाराज हो गए और इन्होंने क्या किया, जहां ये थे साल्वाडोर एलेंडे, वहां उन्होंने क्या कर दिया, बमबारी शुरू कर दी। अब बमबारी जब की उनके घर पे, तो वहां उनकी क्या हो गई, मौत हो गई, वहां ये मारे गए। तो ये मारे कब गए, 1973 में। अब इस सारी प्रोसेस जो थी, जो मिलिट्री का जो कूप था, उसको लीड करने वाले थे जनरल ऑगस्टो पिनोचेट, पिनोचेट थे, जनरल ऑगस्टो पिनोचेट। तो ये इसको लीड कर रहे थे, मिलिट्री जो कूप थी। तो सीधी सी बात है कि जब मिलिट्री ने शासन उखाड़ दिया तो प्रधान इसके राष्ट्रपति कौन बनेंगे, ये। तो अब यहां से इनका शासन शुरू होता है। अभी तक हम इसके बारे में समझ रहे थे कि इन्होंने क्या क्या किया, क्यों इनके लोग अपोजिशन में आए, मिलिट्री ने क्या किया। तो अब हम पढ़ेंगे इनका शासन, पिनोचेट रूल। अब देखो, ये तो चुने हुए नहीं थे, यानी सरकार जनता ने नहीं बनाया था, तो सीधी सी बात है कि ये तो डिक्टेटर होंगे। ये क्या होंगे, डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, तानाशाह। तानाशाह मतलब कि किसी भी शासन व्यवस्था की एब्सोल्यूट जो पावर है, जो अंतिम शक्ति है, वो किसमें होगी, एक आदमी के हाथ में होगी और उसी की मर्जी चलेगी। वो किसी प्रकार के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा। सभी रूल रेगुलेशन के ऊपर उसके नियम या उसके जो ऑर्डर होंगे उनको रखा जाएगा। तो इसको बोलेंगे डिक्टेटरशिप। तो ये पब्लिक, आम पब्लिक के लिए फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के जो राइट्स होते हैं, राइट्स जो हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो इसमें क्या कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। और सबसे ज्यादा राइट किसको मिल जाएंगे, डिक्टेटर को। और पब्लिक का क्या होगा, इसमें शोषण होगा, पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन इसमें शुरू हो जाएगा। तो ये मिलिट्री के द्वारा बनाए गए थे और इन्होंने जितनी बुरी दशा करनी थी उतना किया। इनको पूछने वाला कोई नहीं था। इन्होंने जितना, किसकी बात कर रहे हैं हम, पिनोचेट की। पिनोचेट ने जितना करना था उतना किया, इनको पूछने वाला कोई नहीं था। और इन्होंने लगभग वहां शासन किया 17 साल तक, यानी 1773 से 17 साल के बाद तक। और इस दौरान इन्होंने बहुत से लोगों को टॉर्चर किया। बहुत से लोगों को जो इनके खिलाफ आवाज उठाते थे उनको उठाकर जेल में बंद कर देते थे। ऐसा बताया जाता है, लगभग मोटा मोटा आंकड़े हैं कि लगभग 3000 लोगों को इन्होंने जेल में 3000 लोगों को मरवा दिया था इन्होंने। और कई लोगों को इन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। कई लोग वहां से गायब भी हो गए थे, उनकी कोई खबर ही नहीं थी। फिर हुआ क्या, लास्ट में 1988 में पिनोचेट को जब शासन करते हुए बहुत दिन हो गया, इस दौरान इसने खूब शोषण किया पब्लिक का। 1988 में पिनोचेट ने सोचा कि क्यों ना मैं एक रेफरेंडम करवा लूं। अब रेफरेंडम क्या होता है, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, इसको ये आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्योंकि पहले तो जनमत संग्रह समझ लो। रेफरेंडम में क्या होता है कि किसी भी कंट्री में जो राजा या कोई भी गवर्नमेंट होती है, वो पब्लिक से पूछती है किसी भी मैटर पर कि ये जो मैटर है ये हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे पिनोचेट ने सोचा कि मेरे को इतने साल हो गए शासन करते हुए, तो पब्लिक मेरे से सेटिस्फाई हो गई होगी, पब्लिक मेरे राज्य को अच्छा समझती होगी। तो इन्होंने क्या बोला पब्लिक को कि ठीक है, मैं रेफरेंडम करवा लेता हूँ, यानी पब्लिक की मर्जी जान लेता हूँ कि मेरा शासन सही है या नहीं, इसको आगे करना है या नहीं। तो रेफरेंडम में हुआ क्या, लोगों ने इसको नकार दिया कि नो, आपका शासन क्या है, बेकार है। क्यों,
क्योंकि इन्होंने, जब सेल्वेडोर एलेंडे का शासन था तो वहां डेमोक्रेटिक जो राइट थे उनको क्या किया था, उनका एंजॉय किया था, उनका आनंद इन्होंने लिया था। क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट्स ज्यादा होते हैं, वहां पब्लिक को अपने आइडियाज, अपने एक्सप्रेशन, अपनी जो अभिव्यक्ति है अपने रिलीजन की, ये सब फ्रीडम होती है। तो इन फ्रीडम को वहां ज्यादा एंजॉय किया गया था एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। तो जाहिर सी बात है कि ये लोगों ने इनको क्या कर दिया, नकार दिया। तो इस रेफरेंडम का रिजल्ट ये हुआ कि जो पिनोचेट थे इनको अपनी सिविल पावर मतलब जो एक कंट्री पे शासन कर रहा था एज ए राजा, वो छोड़नी पड़ी। इसके अलावा मिलिट्री पावर, क्योंकि मिलिट्री भी तो इनके अंडर में थी, वो भी इन्होंने क्या कर दी, इनको छोड़नी पड़ी। तो इससे क्या लगा लोगों, क्योंकि लोग इसके खिलाफ हो गए ना, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। तो जब लास्ट में सेल्वेडोर एलेडन जो कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे, उनके ये वर्ड थे कि कभी न कभी इस राज्य का अंत होगा और जो ये ट्रीजन, ये जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया है, इसका अंत पक्का होगा। तो कहीं न कहीं उनके जो लास्ट वर्ड थे वो यहाँ क्या हुए, सत्य साबित हुए, सही साबित हुए। उन्होंने जो बोला था वो वास्तव में वो दिन आए। देखो हम हैं कहाँ, 1988, यानी लगभग 2 साल के बाद में 1990s में आ गए हम, क्योंकि इसने 17 साल शासन किया था। इस प्रोसेस को लगभग 2 साल लग गए। इसने 1988 में जनमत संग्रह कराया, फिर 2 साल में इनके रिजल्ट आके और सब कुछ क्या हुआ, 90s में इनको 1990 में इसको अपना जो सरकार है, अपनी जो पावर है उसको क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। अब जब इन्होंने अपना पावर छोड़ दिया तो पॉलिटिकल जो फ्रीडम थी, पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, वो बढ़ा। जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो बढ़ी कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, शासन में। तो ये दोबारा से आ गई, क्योंकि पहले तो थी, दोबारा से ही व्यवस्था आ गई। अब फिर इलेक्शन हुए, कौन से, प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंट के पद के लिए क्या हुआ, इलेक्शन हुए। इलेक्शन में कई पार्टियों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। कई पार्टियां, एक से अधिक पार्टियों ने क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट किया। और जो पार्टी को मेजोरिटी बनी, उस पार्टी के जो लीडर थे वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने। जब ये प्रेसिडेंट बनते ही इन्होंने जो अपने प्रीवियस जो डिक्टेटर थे उनके कार्यों की क्या की, समीक्षा की कि इन्होंने अपने राज्य के दौरान कितना अच्छा और कितना बुरा काम किया। लास्ट में जो कमेटी बनाई और जिसने रिजल्ट दिया, तो उसका रिजल्ट ये था कि इनका जो शासन था वो बहुत ही ब्रूटल था और बहुत ही करप्ट, यानी इनका जो शासन था वो जनता के हिसाब से सही नहीं था। लास्ट में फिर इनको क्या किया गया, पनिश किया गया। तो ये था पिनोचेट का रूल। अब पिनोचेट के रूल के बाद में हम एक और लीडर हुई वहां, बैचलेट। बेटा मैंने आपको बैचलेट के बारे में बताया था, यदि आपको याद होगा। बैचलेट कौन से थे, वो आर्मी एयरफोर्स के अधिकारी जिन्होंने पिनोचेट का साथ देने से मना कर दिया था कि नहीं मैं तो इसका साथ नहीं दूंगा, और उसको, उसकी वाइफ को और उसकी बेटी को कहां बंद कर दिया था, एक मकान में, अपने मकान में हाउस अरेस्ट कर दिया था। तो वो जो बेटी थी उसी का नाम था मिशेल बैचलेट, क्योंकि वो बड़ी हो गई थी। ये बात कर रहे हैं हम 2006 की। तो 2006 में क्या हुआ, इसने इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़ने के बाद में ये इसने बहुत अच्छी मेजोरिटी हासिल की, यानी 2006 में ये क्या बनी, प्रेसिडेंट। अब जब ये प्रेसिडेंट बनी तो इसके बारे में थोड़ा सा सीखना जरूरी है, क्योंकि 2006 में जब ये प्रेसिडेंट बनी तो ये पहली साउथ अमेरिका के जो भी कंट्री थे उनकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट ये हुआ कि ये पहली डिफेंस मिनिस्टर थी। इससे पहले ये डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी थी। डिफेंस मिनिस्टर किसकी, लैटिन अमेरिका, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ लैटिन अमेरिका। तो ये आपको जानना था। अब लैटिन अमेरिका क्या है, तो बेसिकली लैटिन अमेरिका के लिए मेरे को आपको मैप का सहायता लेनी पड़ेगी। लैटिन अमेरिका में क्या है कि सारे तो ये साउथ अमेरिका के कंट्री, मैक्सिको और ये जो कैरिबियाई जो कंट्री है ना, जैसे बहामास, क्यूबा, निकारागुआ, ये सारे कंट्रियों को मिलाकर बोला जाता है लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। तो ये कंपेयर करेंगे तो और जो कंट्री है उनसे काफी पिछड़े हुए कंट्री हैं। तो इस
इन पूरे रीजन की पहली डिफेंस मिनिस्टर कौन थी? महिला डिफेंस मिनिस्टर। वो कौन थी? मिशेल बैचलेट। तो ये हमने सीखा, पूरा हमने डिस्कस किया चिली के बारे में। अब फर्दर एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे पोलैंड का। पोलैंड में कैसे डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई। अब हम पढ़ेंगे इसमें पोलैंड की जो जर्नी है वो करते हैं, आपको पोलैंड लेके चलते हैं कि पोलैंड में कैसे डेमोक्रेसी आई। तो पोलैंड में 1980s में हैपेंड इन 1980s। 1980 में क्या आया? डेमोक्रेसी आई। उससे पहले की क्या था? तो पहले मैं आपको पोलैंड दिखा देता हूं। पोलैंड देखो बेटा, ये रसिया है और ये देखो ये बेलारूस और ये पोलैंड। पोलैंड की इधर यूक्रेन हो गया, इधर आपका जर्मनी हो गया। तो ये पोलैंड कंट्री है। तो पोलैंड को आपको अपने मैप पर लोकेट करना है और आइडेंटिफाई करना है। तो पोलैंड में जब डेमोक्रेसी आई उससे पहले वहां एक पार्टी का शासन था। उस पार्टी का नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ये पार्टी जो थी ये कैसी थी? कम्युनिस्ट। अब आपको कम्युनिस्ट पता होना चाहिए। कम्युनिस्ट में क्या होता है? कम्युनिस्ट जो सिस्टम होता है ना, वो एक सिस्टम होता है किसका? शासन व्यवस्था का, कि कैसे शासन चलेगा। वहां कम्युनिज्म होता है। कम्युनिज्म में क्या होता है कि यहाँ वन पार्टी का सिस्टम होता है। हमेशा क्या होता है? एक पार्टी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वहां जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो वहां कई पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे हमारी कंट्री में हम बात करेंगे तो यहाँ 5-6 पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन कम्युनिस्ट सिस्टम जहां होगा वहां सिर्फ वन पार्टी होगी, एक पार्टी। और एक पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उनमें से ही हमें क्या करना पड़ता है? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चुनना पड़ता है। तो लिमिटेड हो गया वहां। डेमोक्रेसी कैसी होती है? लिमिटेड। चॉइस क्या होती है? बहुत ही कम। अब इसमें सीधी सी बात है कि पीपल्स के पास फ्रीली चूज करने का ऑप्शन नहीं था लीडर्स को। और यदि यहां के लोग इस पार्टी के काम के खिलाफ आवाज उठाते तो उनको कहां रख दिया जाता था? जेल में। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है इसको सपोर्ट किया जाता था यूएसएसआर। आज भी किया जाता है। लेकिन यूएसएसआर, पहले यूएसएसआर की फुल फॉर्म देखो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर की फुल फॉर्म होगी। तो ये क्या करता था? ये इनमें करता था इंटरफेयर, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद में वर्ल्ड में 2 ही पावर थी, एक तो यूएसएसआर और एक अमेरिका। वर्ल्ड वार 2 क्या है इसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद में ये पावर थी। तो एक तरफ तो हो गई आपकी यूएसए को जो फॉलो करती थी वो कंट्रियां, और एक तरफ हो गया यूएसएसआर। तो यूएसएसआर बेसिकली क्या था? अपने रीजन में 15 रिपब्लिक कंट्री जो थी उनका एक समूह था। उनको मिलाकर यूएसएसआर बोला जाता था, जिसमें रसिया की सबसे बड़ी भागीदारी थी। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन सी कंट्री थी। ये देखो, ये रसिया के इधर आप आओगे बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे कंट्री मिलाकर लगभग 15 कंट्री थे। इनमें लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये जो इसके यूरोप के देश हैं, इसमें दिख नहीं रहा, मैं दिखाता हूं आपको। हाँ ये रहे, ये देखो दिख रहे हैं बहुत छोटे, 1 2 3। ये कंट्री भी किसमें थे? ये लगभग 16 कंट्रियों का एक समूह था जिसको बोला जाता था यूएसएसआर, जिसका डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में। यानी 1991 में यूएसएसआर अलग अलग हो गए। सारे ये कंट्री जो थे ये अलग हो गए थे। तब तक ये सारे एक था। और हम बात करें 1980s की, तो तब तक यूएसएसआर का बहुत बड़ा रोल था। तो पोलैंड में ये बहुत हद तक क्या करते थे? इंटरफेयर और कंट्रोल करते थे, सपोर्ट करते थे। अब 14 अगस्त 1980 की बात है कि एक शिपयार्ड था, लेनिन शिपयार्ड था पोलैंड में। शिपयार्ड मतलब जहां जो पानी के जहाज है उनको रखा जाता है, उनकी मरम्मत की जाती है और वहां उनके बेड़े को संभाल कर रखा जाता है। तो वहां क्या हुआ? वहां स्ट्राइक पे चले गए लोग।
स्ट्राइक पर चले गए। स्ट्राइक का कारण क्या था कि एक क्रेन ऑपरेटर थी महिला, क्रेन ऑपरेटर महिला, उसको क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा डिसमिस कर दिया गया था, बिना किसी रीजन के, कोई ऐसा स्पेशल रीजन नहीं था। तो इसका प्रोटेस्ट करने के लिए लोग क्या करने लगे, स्ट्राइक करने लगे। अब स्ट्राइक तो उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम में स्ट्राइक करना गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम जो है वो ट्रेड यूनियन जो है, ट्रेड यूनियन, अब ये ट्रेड यूनियन क्या है? इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन होती है। ट्रेड यूनियन क्या होती है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ हमारे कंट्री के एस्पेक्ट में। जैसे यहाँ कई प्रकार की ट्रेड करने वाली कंपनियां हैं, तो वो आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, एक गठबंधन कर लेंगे, एक जोड़ कर लेंगे कि यदि हमारे इंटरेस्ट कहीं सर्व नहीं होंगे या हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ सरकार कोई ऐसा काम करेगी तो हम मिलकर सरकार का विरोध करेंगे। तो कम्युनिस्ट सिस्टम में ये सब नहीं था, क्योंकि ये तो सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। तो कम्युनिस्ट सिस्टम में ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं था, तो स्ट्राइक उन्होंने कर दिया, तो ये इलीगल था। अब इलीगल था तो सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेगी। हालांकि सरकार ने ये जो स्ट्राइक हुई थी इसको दबाने की कोशिश की, लेकिन ये जो स्ट्राइक थी ये बाद में एक फेमस जो एक्टिविस्ट थे उनके द्वारा ज्वाइन की गई। उनका नाम था लेक वालेसा। लेक वालेसा। इनको क्या हुआ था कि ये 1976 में डिसमिस कर दिए गए थे सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई थी कि जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस जो हैं वो बहुत कम है और आप उनको बढ़ा दो। इन्होंने सरकार से अपील की थी, तो सरकार ने इनको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब इन्होंने लीड करना शुरू कर दिया इस क्रांति को या इस स्ट्राइक को। इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया, पोलैंड के बड़े बड़े शहरों में ये फैल गई। अब जब फैल गई तो सरकार को झुकना पड़ा। फिर सरकार को क्या करना पड़ा, गिव इन। सरकार झुकी। सरकार झुकी तो इनकी 3 मांग थी कि एक तो हमें ट्रेड यूनियन बनाने की फ्रीडम होनी चाहिए। इन्होंने सरकार से डील की कि हम स्ट्राइक तभी तोड़ेंगे जब आप हमें ट्रेड यूनियन बनाने की इजाजत देंगे। दूसरा, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल जो लीडर हैं जिनको आपने जेलों में बंद कर रखा है उनको छोड़ो। और एक इन्होंने बोला कि जो आप मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो पर सेंसरशिप लगाते हैं। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप में गवर्नमेंट के पास राइट होते हैं कि कोई भी न्यूज, कोई भी आर्टिकल, कोई भी समाचार यदि पब्लिक डोमेन में रखना है या पब्लिक डोमेन में उसको ब्रॉडकास्ट करना है तो सबसे पहले गवर्नमेंट लेड, गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड कोई एजेंसी उसको क्या करेगी, स्क्रूटिनाइज करेगी, उसकी जांच पड़ताल करेगी कि ऐसे कौन कौन से कंटेंट हैं जिनको पब्लिक में पब्लिश होने से बचाया जाए। तो ये बहुत बड़ा हथियार था गवर्नमेंट के पास, क्योंकि आइडियाज स्प्रेड नहीं हो पाते थे ना लोगों के। तो उन्होंने बोला कि आप सेंसरशिप से अपना कंट्रोल हटाओ। तो ये इनकी 3 मांग थी। तो इसमें सरकार ने ये मान लिया कि ठीक है आप ट्रेड यूनियन बना लो। अब जब ट्रेड यूनियन बन गई तो ट्रेड यूनियन लीड किसके द्वारा की जा रही थी, लेकवाल साहब। तो ये दोबारा फिर इनको पावर मिल गया। ट्रेड यूनियन मिलने से क्या हुआ, ट्रेड यूनियन जब बनी तो ये और ज्यादा पावरफुल हो गई। ट्रेड यूनियन बनने से ये देश के विभिन्न कोनों से लोगों को मिलाने लगे और अपनी पावर बढ़ाने लगे। इसी बीच हुआ क्या, पोलैंड की जो सरकार थी वो वीक हो गई, थोड़ी कमजोर हो गई। क्यों? इकोनॉमिक क्राइसिस आए, इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगे। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट करता था यूएसएसआर, और यूएसएसआर की हालत भी इस समय बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। क्योंकि आपको मैंने बताया कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 में। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज की कमी हो गई थी, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी। तो रिजल्ट क्या हुआ, फिर ये जो ट्रेड यूनियन को जो लीड करने वाले थे आपके लेक वालेसा, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर लास्ट में क्या हुआ, सरकार को क्या करना पड़ा, हटना पड़ा। तो इनकी जो ट्रेड यूनियन थी इसको बोला गया था सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी याद रखना। सॉलिडेरिटी जो ट्रेड यूनियन थी वो इंडिपेंडेंट थी, इसमें सरकार का किसी प्रकार का रोल नहीं था, इसको लीड किया जा रहा था इन्होंने। और अंत में इस यूनियन की मदद से इन्होंने पोलैंड की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। और इस तरह से वहां फिर क्या हुआ, इलेक्शन हुए। इलेक्शन हुए तो सबसे पहले प्रेसिडेंट चुने गए लेक वालेसा। तो इस तरह वहां से क्या रिस्टोर हुई, डेमोक्रेसी। तो ये हमने समझा 2 कंट्रियों की कहानी।
इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जब यहाँ इलेक्शन हुए तो वहां की जो पार्लियामेंट थी उसको बोला जाता है सीनेट। सीनेट, क्योंकि अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग नाम होते हैं पार्लियामेंट के। जैसे हमारे यहाँ संसद बोलते हैं, वहां सीनेट बोलते हैं। और भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे जापान में उसको डाइक बोलते हैं, रशिया में उसको ड्यूमा बोलते हैं, ड्यूमा। और भी कई नाम है, जैसे आपके इराक ईरान में उसको मजलिस बोलते हैं, नेशनल असेंबली बोलते हैं कई जगह। तो ये अलग अलग नाम होते हैं इसके। तो आप इतना याद रखो कि सीनेट जो था वो कहाँ की थी, पार्लियामेंट थी पोलैंड की। इसमें से 100 में से 99 जो सीटें थी वो मिली थी सॉलिडारिटी को। तो जाहिर सी बात है फिर इसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। और क्या हुआ, वहां रिस्टोर हो गई डेमोक्रेसी। अब हम क्या करेंगे कि पोलैंड और चाइल्ड दो के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ सिमिलर नहीं थी। तो देखो, पोलैंड में सबसे पहले क्या था, कम्युनिस्ट, यानी नॉन डेमोक्रेटिक। नॉन डेमोक्रेटिक से यहाँ क्या रिस्टोर हुआ, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक सिस्टम आया। और यहां चाइल्ड में क्या था, पहले डेमोक्रेटिक था, डेमोक्रेटिक से वहां क्या आया, नॉन डेमोक्रेटिक, और फिर नॉन डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक। तो ये चीजें हमने सीखी। यानी यहां तो नॉन डेमोक्रेटिक था, वहां से डेमोक्रेटिक आई, यहां डेमोक्रेटिक से नॉन डेमोक्रेटिक आई। और दूसरी चीज, यहां जो पोलैंड की सरकार थी वो वर्कर क्लास थी, यानी पार्टी थी, यहां पार्टी का शासन था। मैंने आपको पार्टी का नाम बताया, पब्लिक यूनाइटेड वर्कर्स। उस पार्टी के बिहाफ पे शासन कर रही थी। और यहां जो पिनोचेट थे वो किसी पार्टी को फॉलो नहीं करते थे, वो तो डिक्टेटर थे, वो तो अपनी मनमर्जी करते थे। तो ये तो था उनमें जहां सिमिलर नहीं थे। इसके अलावा सिमिलरिटी हम देखें तो सिमिलरिटी आप देखोगे तो पोलैंड के लोग जो थे उनको राइट्स नहीं थे, वो अपनी मर्जी से जो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर उसको चूज नहीं कर सकते थे। सेम क्या हुआ था पिनोचेटे में भी, ऐसा नहीं हुआ था, पिनोचेट को भी इलेक्ट नहीं किया गया था या चूज नहीं किया गया था। तो यहां भी जनता के पास लिमिटेड राइट थे। इसके अलावा कोई रियल फ्रीडम नहीं थी, ना तो पोलैंड में ना ही चाइल्ड में। यानी ना तो वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते थे, ना एसोसिएशन बना सकते थे, ना प्रोटेस्ट कर सकते थे, ना पॉलिटिकल एक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये सब चीजें मैंने आपको बताई। कॉमन क्या था, और इनके एलेंडे और पोलैंड के वालेसा और यहाँ की बैचलेट, ये सब क्या है, कॉमन आइडिया थे इनके। क्योंकि इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक क्या किया, डेवलपमेंट के लिए काम किया, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया। इसके अलावा फ्रीडम को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये सब चीजें इसमें थी सिमिलरिटी, और ये थी इनमें नॉन सिमिलरिटी। यानी क्या क्या चीज इनमें समान थी और क्या क्या चीज असमान थी। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू बताया। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कैसे चेंज हुआ है पूरे वर्ल्ड में, किस तरह। मैं आपको मैप की सहायता से समझाता हूं कि पहले कहां डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी, पहले कहां नॉन डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी, फिर डेमोक्रेटिक व्यवस्था आई, आज प्रेजेंट में क्या है, चेंज कैसे हुआ वर्ल्ड। देखो, पहले वर्ल्ड के लगभग सभी कंट्री कैसे थे, नॉन डेमोक्रेटिक। लेकिन आज यदि आप देखोगे तो सारी कंट्री, यानी हाफ से ज्यादा, मोर देन 50, लगभग 60% भी बोलेंगे तो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हम इसमें सीखेंगे हमारे आसपास, क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया के आसपास ऐसे कौन सी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो उनमें देखो, सबसे पहले चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है। पाकिस्तान में भी फुल डेमोक्रेसी नहीं है, आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहता है। अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। सऊदी अरब में क्या है, राजा का शासन है। यमन, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, यहाँ सब जगह क्या है, राजा का शासन है। इसके अलावा आपने बहुत बार सुना होगा जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के राजा है, ये नॉर्थ कोरिया के राजा हैं किम जोंग उन, वो वहां डिक्टेटर हैं, बहुत तगड़े, अपनी मनमर्जी करते हैं। वियतनाम हो गया, ये वियतनाम लोकेट करेंगे आप मैप पे। वियतनाम, जिन जिन कंट्री का मैं नाम बता रहा हूं सबको लोकेट करना है। वियतनाम हो गया। उसके अलावा आपका चाइना मैंने बता दिया, कतर बता दिया, मोरक्को ये रहा, यहां भी आज भी डेमोक्रेसी नहीं है। लीबिया ये रहा, यहां भी डेमोक्रेसी नहीं है। यानी अफ्रीका के तो बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है। यहां देखोगे बोत्सवाना में नहीं है, जिम्बाब्वे में नहीं है, यहाँ जिबूती में नहीं है, सोमालिया में नहीं है, यहाँ आपकी और जो बीच में कंट्री है जैसे ये
साउथ सुडान में है, नॉर्थ सुडान में नहीं है। तो बहुत सारी कंट्रियों में आज भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये आपको समझना था। तो ये था इस वीडियो में। अगला जो है वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।